हरिओम सर। हरिओम हरिओम। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। हरिओम। हरिओम सर। हरिओम जी। चलिए सीधे बैठेंगे, एक मंत्र बोलेंगे, ओम सहना भवतु। हाथ जोड़ के। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गणेश मंत्र बोलेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, मेंटली ओपन योर आइज। चलिए सबसे पहले आप सबको थर्ड सेमेस्टर में आने की बधाई। रिजल्ट तो आ ही जाएगा, ठीक है, रिजल्ट तो आना ही है, तो बधाई पहले ही ले देते हैं, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर मतलब सेकंड ईयर आपका शुरू हो गया है, और इस बार जो कमियां रही हैं उनको रहने नहीं देना है। कंप्लीट अच्छे से तैयारी करनी है आप लोगों को। थ्योरी की अच्छे से तैयारी करनी है, प्रैक्टिकल को अच्छे से समझना है, क्योंकि जो आप पढ़े नहीं हैं, आप सिर्फ यदि क्लास ही ले लेंगे ना, आप कुछ भी ना करेंगे, क्लास ही ले लेंगे, तब भी आपको बहुत कुछ जानकारी हो जाएगी। और साथ साथ हम अभी जल्दी ही आपकी आसन की ऑनलाइन क्लास भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग आसन को भी ज्वाइन करें, टाइम कैसे भी निकालें, लेकिन आसन की जानकारी होनी चाहिए, उसका पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से आसन हैं। और ये जो शुरू करेंगे क्लास हम 2 महीने, तो आपका पहले सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर तक के आसन शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी तो फिर थर्ड सेमेस्टर के आसन शुरू होंगे। क्लियर है? तो ये आप अपने घर पे भी करते रहिएगा, ताकि आपको उसके लाभ, वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, वो उसकी विधि क्या है, लाभ क्या हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, उसमें अलाइनमेंट एडजस्टमेंट क्या है, ये सारा आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। और मोस्टली स्टूडेंट्स कैमरा ऑन करके ही क्लास लेंगे, ठीक है। खाना पीना सब बाद में, जैसे क्लास होती है ना फिजिकली, ऐसे ही रहना है, कहीं उठना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है। कोशिश करनी है, क्योंकि इससे मैं अटेंडेंस लगाऊंगा, जो भी क्लास में कैमरा ऑन रहेगा उन्हीं की अटेंडेंस लगेगी, ये समझ लीजिएगा। मजबूरी होगी किसी की तो अलग बात है, अदरवाइज आप कैमरा बंद करके कहीं चले जाएं, इधर उधर घूमते रहें, कोई चाय पी रहा, कोई कॉफ़ी पी रहा, कोई खाना खा रहा, तो घर की तरह नहीं रहना है, क्लास की तरह रहना। इस 1 घंटे में, जब भी आपकी क्लास होगी तो 1 घंटे में आपको क्लास की तरह ही रहना है। घर वालों को समझा देना है कि जी 1 घंटा हमारी क्लास है, फिजिकली भी तो आना, रेगुलर कोर्स है ना बेसिकली ये। तो ये यूनिवर्सिटी अलाउ भी नहीं करती कि ऑनलाइन, सिर्फ कोरोना के टाइम पे अलाउ किया था, यहाँ हम सिर्फ सुविधा दे देते हैं, इसलिए ताकि आप लोगों को सब जानकारी रहे, सब अच्छे से रहे। तो कोशिश करनी है कि आपको मोस्टली कैमरा ऑन करके ही क्लास लेनी है, नहीं तो ब्लाइंड जैसा लगेगा, ठीक है। यदि मैं कैमरा ऑफ कर दूं तो आपको कैसा लगेगा, आपको अजीब लगेगा, ठीक है, इंटरेस्ट भी नहीं जगेगा कैम उसमें। तो इसलिए आपकी आवाज ही हमारे लिए प्रेजेंट, मतलब उपस्थित हो गई। नहीं नहीं, ये बहाने नहीं चलेंगे भाई ऐसा नहीं चलेगा। आवाज़ तो है ही ठीक है, लेकिन दिखना भी तो जरूरी है ना। समस्या है कोई तो अलग बात है कि भाई हाँ, कहीं ऑफिस में है, कहीं रास्ते में है, कहीं वैसे हैं, तो वो तो है, लेकिन हर रोज़ तो ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करनी है। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, आपका सिलेबस डिस्कस करेंगे, और सिलेबस भी जानकारी, क्योंकि देखो आप इंटर मतलब आपका वाइवा में जो सर ने पूछा है, सिलेबस भी पूछा है कि कौन सा पेपर दे के आए हो, क्या पढ़ा है, ठीक है। मतलब कौन सा पेपर दे के आए, कई लोगों को ये भी नहीं पता,
कौन सा एग्ज़ाम दिया आपने ये भी नहीं पता, सोचिए। अब इतना बुरी हालत हो, मतलब हमको भी शर्म आती है फिर। तो वो आपकी इंसल्ट नहीं है, वो तो हमारी इंसल्ट है, ठीक है। आप तो चुपचाप निकल जाएंगे, वो तो हमको बोल के गए हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हो आप लोग, ठीक है। मैंने फिर उनको प्रूफ दिया, मैं कहा सर देखो वीडियो यूट्यूब पे मैं तो प्रूफ रखता हूँ। मैं कहा ये बता दीजिए इसमें कौन सी क्लास नहीं हुई है तो मैं कहा ये हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लेते हैं, यहाँ भी बच्चे बैठे रहते हैं, और जो नहीं आ पाते कई बार उनको हम कर देते हैं रेडी। थोड़ी तबीयत ख़राब है मेरी, हल्का सा फीवर और खांसी वगैरह है, इसलिए ऐसा रहेगा बीच बीच में, ठीक है। तो सिलेबस को भी अच्छे से समझ लेना है, और इसमें आपका इलेक्टिव पेपर्स रहेंगे, अर्थात इसमें आपके 4 सब्जेक्ट में से 2 चूज़ करने होंगे। पहले 2 तो कंपलसरी हैं, जिसमें योगिक ग्रंथ उपनिषद है, दैट इज़ कंपलसरी। सेकंड है 302 कोड रहेगा, उसमें योग में अनुसंधान और सांख्यिकी, योगिक रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, तो ये तो कंपलसरी है। जो उपनिषद हैं ये आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे, बहुत अच्छा ज्ञान देंगे, कि उपनिषद का मतलब ही है ज्ञान के साथ, मतलब गुरु के साथ ज्ञान लेना, प्राप्त करना, ठीक है, उनके पास समीप बैठकर। तो आजकल का समीप बैठना तो यही है, ऑनलाइन ही, ठीक है। तो ये मॉडर्न समीप बैठना है, दिखते भी हैं ठीक है। तो इससे बढ़िया क्या है, इतनी टेक्नोलॉजी भगवान ने दे दी है कि भाई दूर से भी आप समीप बैठ सकते हो, आपको ये भी फिजिकल प्रेजेंस ही। कहीं फिर तो बाद में कुछ होगा, टेलीपोर्टेशन होगा तो निकल के यहाँ भी आ जाओगे आप सामने, ऐसी मशीन बन जाएंगी कि जो जी नारद मुनि की तरह तुरंत प्रस्तुत, ठीक है। ये योग से आ जाएगा आपको। तो ये बहुत ही, ये 18 उपनिषद इसमें दिए गए हैं, योगिक उपनिषद, और कुछ जो 9-10 उपनिषद हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो आप समझेंगे, इसको अलग अलग समझेंगे। तो ये तो आपका सिलेबस में मतलब कंपलसरी पेपर है। अगर इसको गूढ़ता से आपने पढ़ लिया तो आपको योग में कोई भी पछाड़ नहीं सकता, फिलोसफी में भी। मतलब यदि आपने भगवत गीता, पतंजलि योग सूत्र, उपनिषद, ठीक है, इस तरह के शास्त्र आगे यदि पढ़ लिए, ये पुस्तकें नहीं है, ये शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, ठीक है, और ये हमारे द्वारा लिखे, ऋषियों के द्वारा इनको प्रस्तुत किया गया है, लेकिन है तो ये अपौरुषेय मान के चलिए इनको, जो दिव्यता से या ध्यान में उतरते हैं, या भगवान ही जिनको देते हैं। तो ऐसी चीज़ें को यदि आप पढ़ेंगे तो आप लाखों करोड़ों में स्पेशल हो जाएंगे अपने आप ही। यदि आपको स्पेशल होना है तो आपको ये शास्त्र पढ़ने हैं, किसी मतलब ऐसी किताबें नहीं पढ़ लेनी कि भाई हाँ इसमें ये कोई किताब आ रही है 2100 आसन की किताब लिख दी किसी ने, भाई 2100 आसन की किताब लिख दी, उससे मतलब तुम छाप दो कहीं से भी कुछ भी करके, वो तो आप भी लिख सकते हो। लेकिन शास्त्र के बारे में उनसे एक भी बार पूछ लोगे कि भाई अथ शासन का मतलब ही बताइए, अथर्नु योगा शासनम का ही मतलब बता दीजिए, वो वहीं खेल जाएंगे कि भाई ये मतलब ही क्या है इसका, ठीक है। समझ ही नहीं आएगा कि ये शब्द आया क्यों है, ये शब्द किसका सूचक है, इस शब्द में किस अनुशासन की बात की गई है, इस शब्द में अर्थ क्या है। तो ये महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है ये आपको शास्त्रों से मिलेगी, गुरुओं से मिलेगी, गुरुओं के ज्ञान से मिलेगी, जो शास्त्रों में पहले से ही उपलब्ध है, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला रहेगा आपका उपनिषद, ठीक है, यौगिक टेक्स्ट, इसमें स्पेसिफिक किया गया है यौगिक टेक्स्ट। लेकिन ये जानकारी इतनी अच्छी मिलेगी आपको इसमें कि आपका जीवन का सार बदल जाएगा, और जीवन को आप बड़ा महत्वपूर्ण समझने लगेंगे इन चीज़ों से, क्योंकि आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा। यौगिक अनुसंधान और सांख्यिकी, ये रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेट करता है, क्योंकि इसमें कैसे रिसर्च करनी है, और सांख्यिकी इसलिए होती है क्योंकि सैम्पलिंग वगैरह इकट्ठे करने होते हैं, उनका रेशो निकालना होता है, किस एरिया में क्या, जैसे मान लिया हमको एक कॉलोनी की रिसर्च करनी है कि भाई हम हरिद्वार में सपोज साई इंस्टीट्यूट के आसपास या हरिद्वार में जाह्नवी के आसपास हम 100 घरों को चुनेंगे। अब 100 घरों में जाएंगे और 100 घरों में पूछेंगे योग के बारे में कि कौन कौन योग को जानता है, किसको योग के बारे में पता है।
और योग को वो क्या समझते हैं। तो ऐसे कोई क्वेश्चनेयर बनाएंगे आप, प्रश्न बनाएंगे, उसमें क्वांटिटी लिखेंगे भाई, और फिर उसमें एज का भी कैलकुलेट करेंगे कि इतनी एज से इतनी एज तक के ने ये आंसर दिया, इस एज से कि ये आंसर दिया। कितने लोग करते हैं, सुना है जैसे लोगों ने, और ये भी सुना कि भाई योग से स्वस्थ होते हैं, तो फिर उनमें से करते कितने हैं। तो पता चलेगा कि 100 में से 100 लोगों ने आंसर दिया कि भाई सबको पता है कि योग से बड़ा स्वस्थ स्वास्थ्य प्राप्त होता है, लेकिन करता उसमें एक ही है। ठीक है, तो ऐसे जो डिटेल दी जाती है, रिसर्च की जाती है फील्ड में जाके, प्रायोगिक रिसर्च इसको बोलते हैं। ठीक है, एक खुद पे जो किताबों से रिसर्च कर लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट से आधार पर रिसर्च होती हैं। तो रिसर्च कैसी होती हैं, जब आप आगे पीएचडी करेंगे तो पीएचडी में आपको डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च को टाइप को चूज करना होगा कि विच टाइप ऑफ रिसर्च यू आर डूइंग। प्रायोगिक रिसर्च है या एनालिटिकल रिसर्च है, ठीक है, अनुसंधात्मक रिसर्च, क्या रिसर्च है आपके पास। तो उसके एक सैंपल इकट्ठा करना, ये करना, ये आपका केस स्टडी बनाना। सपोज प्राणायाम पे आपने, नाड़ी शोधन प्राणायाम पे आपने 20-60 बच्चों को, मिनिमम 60 होने चाहिए जब इसका आप प्रयोग करते हैं, तो किसी भी अनुसंधान में रिसर्च में, तो 60 लोगों पे आपको रिसर्च करनी है कि 60 लोगों को आपने 6 महीने तक नाड़ी शोधन प्राणायाम कराया। 6 महीने से पहले उनके जीवन में क्या क्या समस्याएं थी लाइफ में, मान के चलिए, वो सब लिखना है। सामाजिक समस्या भी लिखनी है, मेंटली समस्या भी लिखनी है, फिजिकली भी लिखनी है, ये सारी डिटेल लिखनी है। अब नाड़ी शोधन करने के 6 महीने बाद उनमें फिजिकली क्या चेंज आया, मेंटली क्या चेंज आया, सोशली क्या चेंज आया, क्या उनका इकोनॉमिक सुधार भी हुआ है, क्योंकि कर तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में रहे, तो क्या उनका और बदलने से उनके अकॉर्डिंग मतलब इकोनॉमिक चेंज भी आया है या नहीं आया है। तो ये रिसर्च के मुद्दे होते हैं। तो 6 महीने आपने किया तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वो फिर आपकी रिसर्च होगी, वो सिर्फ आपकी रिसर्च होगी, वो किसी की अलग रिसर्च नहीं होगी। इसलिए नई चीज़ आ जाएगी दुनिया के सामने कि भाई मैंने 60 लोगों पे ऐसा प्रयोग किया और 60 लोगों में ये इतने लोगों पे ये सुधार हुआ, इतने लोगों पे ये सुधार हुआ, इतने लोगों पे ये सुधार हुआ, इतने लोगों पे कॉमन सुधार क्या हुआ है, स्पेशल सुधार क्या हुआ है, या स्पेशल बदलाव क्या हुआ है, सुधार या नुकसान जो भी आप लिख सकते हैं। और नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, गलत तरीके से किया या सही तरीके से किया, समझ पाए नहीं समझ पाए, ये सारी चीज़ें समझने वाली बात है। ठीक है, तो इनको आप पढ़ेंगे जब भी क्लास होगी, कभी कभी नहीं भी होगी तो वो सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर हम रोज़ क्लास करने की कोशिश ही करेंगे। और मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, सैटरडे संडे आपका उसका रिवीजन आप करें या नोट्स बनाएं, या जिसने क्लास अटेंड नहीं की वो दोबारा देख ले यूट्यूब पे, क्योंकि अगले दिन ही डल जाएगी। ये वाली क्लास ही मैं डाल दूंगा, ठीक है, कैमरा मैंने लगाया हुआ सामने, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो हर क्लास का ऐसा ही रहेगा, उसमें से आप नोट्स बना सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब आता है आपका सब्जेक्ट चयन का मामला। तो इसमें आप अपना इंटरेस्ट देखेंगे बेसिकली, और हमारा भी सजेशन जो रहता है वो भी रहेगा। बाकी इसमें जैसे एक है 303 नंबर का व्यावहारिक योग, अप्लाइड योग, ठीक है। अप्लाइड योग में आपने जो योग सीखा है या योग की जो क्रियाएं हैं, आप कहाँ कहाँ किन किन संस्थाओं में कैसे उसको अप्लाई करेंगे, कैसे आप कहीं स्कूल में, कहीं सोशल सेक्टर में, कहीं कॉरपोरेट सेक्टर में, कहीं हेल्थ हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई कर पाएंगे उस योग को, तो ये अप्लाइड योग में आएगा, सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो यदि किसी का मान लिया क्लिनिक खोलने का उद्देश्य है, योग का क्लिनिक कोई खोलना चाहता है या योग की ओपीडी कोई में काम करना चाहता है, तो उसके लिए बहुत मतलब फ्रूटफुल हो सकता है सब्जेक्ट अप्लाइड योग। ये तो वैसे भी आता ही है, यदि आप इस सब्जेक्ट को नहीं भी लेंगे तब भी ये तो प्रयोग करना ही है आपको, क्योंकि अकेले तो रहना नहीं है, योग सीख के तो कुछ सिखाना ही है। तो स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, सोसाइटी में सिखाएंगे, कहीं कॉरपोरेट वर्ल्ड में सिखाएंगे, इंटरनेशनली सिखाएंगे, नेशनली सिखाएंगे, ओल्ड एज वालों को सिखाएंगे या फीमेल्स को सिखाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, कहाँ कहाँ आपको सिखाना है, ये अप्लाई करना है उस योग को आपको। और योग करते समय फिजिकली बात ही नहीं रहती, सब मेंटली और स्पिरिचुअली को भी कनेक्ट करके आपको ये करना है। तो ये आपका अप्लाइड योग में रहेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया अप्लाइड योग वाला। दूसरा पेपर है आपका 304 E304। ई रहेगा इलेक्टिव, ई मतलब इलेक्टिव, और सी मतलब कोर सब्जेक्ट। तो 301 302 कोर सब्जेक्ट हैं आपके, योगी ग्रंथ उपनिषद और योग में अनुसंधान और सांख्यिकी, ये आपका कोर ग्रुप हो गए, कोर सब्जेक्ट हो गए, ये तो कंपलसरी है लेने।
और लास्ट वाले 307 308 जो प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल फर्स्ट, प्रैक्टिकल सेकंड, ये आपका ये भी कोर हो गए। अब बीच के जो इलेक्टिव हैं, पहला तो आपको बता ही दिया, दूसरा है आपका 304 योग में शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथडोलॉजी इन योग। जिसको योग टीचर बनना है, टीटीसी कराने हो, योग टीचर बनना हो, तो जैसे किसी को टीचर बनना हो तो उसको पेडागोजी वगैरह ये सिखाया जाता है, उस तरह के पेपर होते हैं, मतलब प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, बीएड की जो क्लासेज होती हैं, बीएड में तो ये तो सिखाया जाता है, एमएड हो गया, बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, या ये आपका आजकल जो टेस्ट लिया जाता है सीटेट वगैरह, और स्टेट के टेट वगैरह टेस्ट होते हैं, उनमें इसी टीचिंग की विधियाँ होती हैं। तो ये योग की टीचिंग की विधियाँ हैं। योग में कैसे पढ़ाया जाए, यदि 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों को कैसे मैनेज किया जाए, उनका सीटिंग अरेंजमेंट कैसे रहे, उनका एज ग्रुप के हिसाब से कैसे उनको पढ़ाना है, उनकी फिजिकल चीज़ों को कैसे देखना है, कोई शरीर से स्टिफ है, कोई शरीर से कम मतलब फ्लेक्सिबल है, कोई माइंड से स्टिफ है, कोई माइंड से फ्लेक्सिबल है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई कम बोलता है, तो कोई इस तरह के जो लोग होते हैं उनको कैसे आप मैनेज करेंगे, आपके पढ़ाने का तरीका क्या होगा, ऑडियो विजुअल होगा या ऑडियो होगा या विजुअली होगा। कई लोगों को ऑडियो से समझ आता है, कई लोगों को वीडियो से समझ आता है, कई लोगों को दोनों से समझ आता है, ऐसी ऐसी कैटेगरीज मतलब होती हैं। तो वो सारी टीचिंग विधियां आपको जाननी है कि क्लास की स्टार्टिंग कैसे करें, स्टार्ट टाइमिंग क्या होना चाहिए, क्लास से स्टार्ट करने से पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ें इसमें टीचिंग मेथडोलॉजी में आएगा इन योग। तो टीचिंग जिसको करनी होगी, टीटीसी कोर्स कोई कराना चाहता है अपने यहाँ पे, ठीक है, या टीचर ट्रेनिंग देना चाहता है, तो ये सब टीचिंग मेथडोलॉजी में आएगा आपका, ठीक है। फिर है योग और शारीरिक शिक्षा, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन। तो योगा और फिजिकल एजुकेशन में तो जो फिजिकल एजुकेशन होती है, जैसे बीपी एड भी लोग करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों को फिक्स करने की भी एजुकेशन दी जाती है, मतलब एनाटॉमिकल पार्ट इसमें ज़्यादा रहेगा कि भाई किस तरह से आपको एनाटॉमिकली किस के शरीर को कैसे फिक्स करना है, किसी का नी बैंड है तो उसको कैसे ठीक करना है, किसी का फ्लक्स मतलब हाइपर एक्सटेंशन है, किसी का एक्सटेंशन है, फ्लेक्शन है, तो इनको कैसे ठीक करें, किसी के मतलब कोहनियाँ सीधी नहीं होती, किसी की बिल्कुल टेढ़ी हो जाती हैं, तो उसमें कौन कौन से आसन आप कर पाएंगे उसको बेल्ट के सहारे से, उसको ताकि कोहनी निकल ना जाए। इसी तरह से पैरों का, इसी तरह से कूल्हे का, जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं, तो उसमें ये समझा के उनको योग के साथ फिजिकल एजुकेशन भी देनी होती है। तो इस तरह का इसमें आपका ये कंटेंट रहेगा। इसमें सिलेबस आगे भी है, वो बता देंगे। तो आपको चूज़ करके अपने नाम के साथ भेज देना है ग्रुप में, ठीक है। फिर तीसरा है, चौथा है आपका बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और नेचुरोपैथ इंटरनेशनल है। जैसे आयुर्वेद तो भारत में ज़्यादा है, आयुर्वेद की परंपरा भारत में ज़्यादा है, लेकिन नेचुरोपैथ तो पूरे वर्ल्ड में है। इसलिए नेचुरोपैथ सीख के, आप नेचुरोपैथ के सिद्धांत को समझ के आप प्राकृतिक रूप से लोगों को चिकित्सा दे सकते हैं। मतलब आप योग से तो चिकित्सा कर ही सकते हैं बिना किसी दवाओं के, मेडिसिन के, लेकिन जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, पंच तत्व होते हैं, उनके द्वारा आप चिकित्सा कर सकते हैं। अग्नि से चिकित्सा कर सकते हैं, जल से चिकित्सा कर सकते हैं, वायु से चिकित्सा कर सकते हैं, पृथ्वी से चिकित्सा कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इन पांचों तत्वों से आप अपनी मतलब चिकित्सा कर सकते हैं। आकाश चिकित्सा जिसमें व्रत किया जाता है, वो चिकित्सा भी आप कर सकते हैं। तो सोचिए, ये सब्जेक्ट आप इनको ले सकते हैं। इनमें से 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं। हमारा सजेशन जो रहता है वो टीचिंग मेथडोलॉजी का रहता है और प्राकृतिक चिकित्सा का रहता है, ठीक है। अपना सजेशन तो ये है, ठीक है। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि अप्लाइड योग तो अप्लाई तो कब आप करेंगे ही करेंगे, उसको थोड़ा पढ़ भी लेंगे तो इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन जो आपका टीचिंग मेथडोलॉजी है, ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है। इसमें पढ़ाना आपको आ जाएगा, पढ़ाने के साथ साथ वो हर जगह प्रयोग होगा, चाहे आप पढ़ा भी ना रहे हों, लेकिन आपको प्रयोग करना आ जाएगा कि भाई यहाँ कैसे क्लास करनी है, सारी चीज़ें। और शारीरिक शिक्षा, ये अपना सब उसमें आ ही जाता है, योग और शारीरिक फिजिकल एजुकेशन में। एनाटॉमिकली आपने सब पढ़ा ही है,
ठीक है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले फ्यूचर में यदि किसी को प्राकृतिक चिकित्सा में जाना होगा तो पहले से इसको जानकारी रहेगी, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा और योग एक साथ चलता है। तो ये 4 सब्जेक्ट में से आपको 2 चूज करने हैं। सजेशन हमारा 304 और 306 वाला रहता है। बाकी जो आप लेंगे वो अपने अपने अनुसार लीजिए, हमारा सजेशन मानने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। हम तो सिर्फ रीजन दे सकते हैं, बता सकते हैं आपको, लेकिन आपको चूज आपको करना है कि आपको क्या पसंद है, क्या आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो वही सब्जेक्ट आपको चूज करके हमको यहाँ बता देना है, ताकि जो अब अभी आपका जो वो जाएगा, डाटा जाएगा इस ईयर का 3rd सेमेस्टर का, वो उसी का पेपर आपको मिले, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये तैयारी करनी है। अब प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2 इसमें रहेगा, ये कंपलसरी है, क्योंकि आप देखेंगे यदि आप 306 लेते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा लेते हैं, तो जो प्रैक्टिकल 2 है ना आपका, वो उसमें प्राकृतिक चिकित्सा ही है, प्राकृतिक चिकित्सा बनानी है, और पाठ योजना और शिक्षण विधियां ये है। तो इसलिए आपकी लास्ट वाले पेपर की तैयारी, जब आप 2 चूज करते हैं 304 और 306, अर्थात योग शिक्षण में विधियां, टीचिंग मेथोडोलॉजी इन योग और प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी, तो ये दोनों पढ़ने के बाद आपका चौथा प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली, मतलब लास्ट वाला प्रैक्टिकल अपना ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 ही चीजें हैं बेसिकली, पाठ योजना बनाना, टीचिंग मेथोडोलॉजी आ गया, टीचिंग मेथड्स, लेसन प्लान, नेचुरोपैथ, ये हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके लास्ट वाले प्रैक्टिकल में है, इसलिए भी फायदा मिलेगा आपको। जैसे हम यूपीएससी पढ़ाते थे तो बच्चे पूछते थे, आर्ट साइड साइंस वाले भी, इंजीनियरिंग जो आते हैं, किसी ने बीटेक की हुई है, तो सब्जेक्ट चूज करने में उनको ज़्यादा परेशानी होती थी। तो जो साइंस वाले बच्चे होते थे उनको हम ज्योग्राफी सजेस्ट करते थे, क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट भी है, साथ में उसका पार्ट मेंस में भी और प्री में भी बहुत बड़ा आता है, ठीक है। इसी तरह से जो मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट बताते थे कि वो पॉलिटिकल वाला पार्ट हो गया, किसी ने पॉलिटिकल साइंस से किया है, तो उस तरह से एक चूज करने में नंबर ज़्यादा आ जाते हैं, और तैयारी के लिए स्पेशल अलग से टाइम नहीं देना पड़ता। तो यदि आप अप्लाइड योग करेंगे और योगा फिजिकल एजुकेशन करेंगे तो ये अलग से आपका तैयारी होगी, एक सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे आपके, और यहाँ फिर अलग से आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुछ भी आप मतलब कर सकते हैं। पीएचडी के लिए अच्छे नंबर आना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सरकार ने 55% फिक्स किया हुआ है कि 55% से ज़्यादा टोटल में आना चाहिए आपका। फिर भी आप क्यों 55% पे अटकना है, थोड़ा ज़्यादा नंबर लाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, अगले साल तो सिलेबस भी बदल जाएगा, सर बता ही रहे थे, सारा सिलेबस चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा और डिफरेंट वो करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो बताया गया है, ये इस साल आप यूजीसी नेट का पेपर भी दे सकते हैं, दिसंबर वाला, ठीक है। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाए तो फर्स्ट ईयर जिसका कंप्लीट हो जाता है वो नेट का पेपर भी अप्लाई कर सकता है, यूजीसी नेट, क्योंकि पीएचडी आगे आने वाले टाइम में जो रहेगी वो मतलब शुरू ही हो गया है, नेट के बिना पीएचडी नहीं होगी। जैसे नेट के बिना आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते, प्रोफेसर नहीं बन सकते, जेआरएफ नहीं कर सकते, इसी तरह से अब उसमें 3 ऑप्शन आने लगे हैं यूजीसी नेट का जब आप पेपर देते हैं। एक होता है लेक्चरशिप का, एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी लेक्चरशिप, और एक होता है आपका जेआरएफ। अब तीसरा आने लगा पीएचडी ओनली। तो उसमें जिसके जैसे नंबर आते हैं उसी हिसाब से उनको सीट मिल जाती है। तो पीएचडी के लिए सबसे कम परसेंटेज पे नंबर आ जाता है, जैसे 60% से 65%, 70% तक, 65% तक आपका पीएचडी में एनरोल होने के नंबर आ जाएगा। उसकी काउंसलिंग होगी, जैसे नीट में आ जाता है, नीट की फिर काउंसलिंग होती है। इस तरह से फिर आपको कॉलेज मिलते हैं। और यदि आपने पहले ही मतलब जेआरएफ का क्लियर कर लिया तो फिर पीएचडी सरकारी कराएगी आपको, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसे भी देगी सरकार और पीएचडी भी कराएगी, दोनों चीज़ें करेगी। या लेक्चरशिप में पास हो गए तो और भी अच्छा। तो पीएचडी के जेआरएफ के लिए तो सबसे ज़्यादा नंबर चाहिए, मतलब ये समझ के चलिए 70 to 80% यदि आएंगे आपके यूजीसी नेट में तो आप जेआरएफ क्लियर करेंगे। 65 to 70% नंबर आएंगे तो आप लेक्चरशिप क्लियर करेंगे। 60 से 65 तक करेंगे तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। तो उस आधार पे करने के लिए आपको ये पढ़ना भी आवश्यक है। यदि आप अपना ही सिलेबस अच्छे से पढ़ेंगे तो सारा सिलेबस ये एज इट इज उठ के आता है यूजीसी नेट में, एक्स्ट्रा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है योग के पेपर में।
एक्स्ट्रा सिर्फ आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करने की आवश्यकता है, उसकी भी हम आपको गाइडेंस देंगे, बता देंगे यदि किसी को करना होगा। हमने बहुत पढ़ाया है, ठीक है, ये चीज़ें भी। तो इसलिए आप उसकी चिंता ना करें। जो पहला जो पेपर है 302 जो पेपर है, ये आपका यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर की तैयारी करा देगा। 302 योग में अनुसंधान और सांख्यिकी, ये आपके फर्स्ट पेपर की काफ़ी अच्छी तैयारी, मतलब कम से कम 50 में से 10 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं, ये मान के चलिए, ठीक है। तो अब यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है, फिर हम इसके सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। अब तो ये हमने तो मोटा मोटा बता दिया है, अब इसमें इंटरनल अब जाएंगे। जैसे योग उपनिषद है, अब आपको समझ आएगा कि इसमें कौन कौन से उपनिषद हैं, ठीक है। 301 में इसमें टोटल लेक्चर जो बताए गए हैं कि 60 लेक्चर होने चाहिए। एक एक घंटे 45 मिनट का एक लेक्चर होता है बेसिकली, स्कूल मतलब कॉलेज में एक लेक्चर जो होता है 45 मिनट का होता है। तो यहाँ हम आपके 1 घंटे क्लास लेंगे, तो मुश्किल से हम आपको 30-35 क्लास में 40 क्लास में इसको मतलब ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ज़्यादा भी हो जाती है कई बार क्लास, तो 1.5 लेक्चर भी हो जाता है। इसको भी ना कैलकुलेट करें तो वो तो आप सहज में रहें, क्योंकि इतना ज़्यादा बारीकी में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी कंप्लीट ये सारे मतलब शुरू हो जाएंगे। हम लास्ट बिंदु से, लास्ट उपनिषद से शुरू करेंगे इसमें। तो यहाँ आप देखेंगे नंबर 100, मैक्सिमम नंबर तो 100 ही होते हैं टोटल मिला के। सेशनल 30, सेमेस्टर एग्ज़ाम, टोटल क्रेडिट 4, इस तरह से इसमें दिया गया है। टाइम 3 घंटे का होता है, ठीक है। अब यहाँ कौन कौन से उपनिषद हैं वो समझ लीजिए। तो सबसे पहले है उपनिषद का, इसमें 5 यूनिट में इसको बांटा गया है। इसकी 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में पहली यूनिट में 4 उपनिषद हैं, दूसरी यूनिट में 4 उपनिषद हैं, तीसरी यूनिट में 4 उपनिषद हैं, 5वीं यूनिट में 4 उपनिषद हैं। तो 4 चौक 16, और लास्ट वाली यूनिट 5वीं में 2 उपनिषद हैं। इस तरह से टोटल 18 उपनिषद हो गए, ठीक है। 108 उपनिषद में से आपको 18 उपनिषद को पढ़ लेना है। जो ऊपर के मेन उपनिषद है जिसमें दिया गया ये आपका 4, 4, 8 और 10, 11 उपनिषद तो आपको इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। उनकी तो किताबें भी हैं, 1 और 10 उपनिषद नाम से किताब आती हैं, तो सारे 11 उपनिषद आपको मिल जाएंगे। लेकिन बाद के जो उपनिषद हैं, छोटे छोटे वैसे बड़े उपनिषद हैं, इनकी अलग से किताबें मुश्किल से मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब सारे उपनिषदों का सिद्धांत एक साथ मिलेगा तो आपको ये उपनिषद मिलेंगे। बाकी धीरे धीरे इनको लिखा भी जा रहा है और लोग लिख रहे हैं, आपको मिलना शुरू होएगा। तो पहला जो उपनिषद है ईशावास्योपनिषद बताया गया है। तो पहले उपनिषद की में चर्चा की गई है ईशावास्योपनिषद। इसमें क्या है, कर्म निष्ठा की अवधारणा बताई गई है। इसमें विद्या बताया और अविद्या के बारे में बताया गया। ब्रह्म और आत्मभाव क्या है ये इसका बताया गया विस्तार से, ठीक है। इस उपनिषद, ये उपनिषद हम आपको पूरा उपनिषद ही पढ़ाएंगे, ठीक है। उपनिषद से ही उपनिषद ही पढ़ाएंगे। कोई ऐसा नहीं कि वहाँ से ये निकाल लिया कि भाई कर्म की अवधारणा पढ़ा दी बस खत्म हो गया हमारा काम, या विद्या पढ़ा दिया ये खत्म काम हो गया अपना, या फिर ब्रह्म और आत्मभाव पढ़ा दिया बस काम खत्म हो गया, 4 टॉपिक पढ़ाए काम खत्म। ऐसा नहीं करेंगे, आपको पूरा कंप्लीट ईशावास्योपनिषद कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो कंप्लीट उपनिषद आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो कंप्लीट उपनिषद। अब दूसरा उपनिषद है केनोपनिषद, प्रश्न वाला उपनिषद होता है इसको। अब अद्वैत शक्ति इसमें क्या होती है, इंद्रिय और अंतःकरण क्या होता है उसके बारे में, स्व और मन क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। सत्य की अनुभूति क्या है, भावातीत सत्य क्या है, यक्ष के उपदेश क्या हैं, ये इसमें उपनिषद में केनोपनिषद में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट उपनिषद आपको पढ़ाएंगे। पहले पढ़ा भी चुके हैं, यूट्यूब पे वीडियो पढ़े भी हैं, लेकिन फिर से रिकॉर्ड करेंगे, फिर से बताएंगे और फिर से पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं, नए एक्सपीरियंस ऐड हो जाते हैं, तो आपको नया अनुभव भी मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। ज़्यादातर तो चीज़ें सेम ही रहेंगी, लेकिन कुछ बात, कहानी, कथा के द्वारा जो चीज़ें बताई जाती हैं वो थोड़ी बदल सकती हैं। फिर है कठोपनिषद। कठोपनिषद में बताई गई योग की परिभाषा क्या है, आत्मा की प्रकृति क्या है, और सत्य ज्ञान की महत्ता क्या है। ये 3 टॉपिक इसमें लिए गए हैं, कठोपनिषद से लिए गए हैं।
तो हम पूरा उपनिषद पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी चीज़ इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो इससे आपको देखिए कितना ज्ञान आपको मिलने लगेगा और कितना ऊंचे लेवल पे आप चले जाएंगे। ऑटोमेटिक ही कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस क्लास लीजिए और रिवीजन कीजिए, क्लास लीजिए और रिवीजन कीजिए। फिर है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद में प्राण की बात की गई है। रई, रई मतलब सृजन लिखा हुआ है सिलेबस में, उसकी अवधारणा, पंच प्राणों को समझाया गया और मुख्य 5 प्राण के बारे में बताया गया है। तो ये पूरा प्राण के बारे में समझ जाएंगे आप, योग मतलब उसके समझ अवधारणा को समझ जाएंगे आप। फिर ये पहली यूनिट में तो 4 उपनिषद ही हैं। दूसरी यूनिट में मुंडोपनिषद हो गया। ब्रह्म विद्या के 2 दृष्टिकोण क्या हैं ये बताया जाएगा। परा और अपरा के बारे में जो दृष्टिकोण है ब्रह्म विद्या के, ब्रह्म विद्या की महानता के बारे में बताया जाएगा। कर्म फल की निष्ठा क्या है, तपस्या और गुरु भक्ति क्या है, सृजनात्मकता का केंद्र क्या है, ब्रह्म का ध्यान लक्ष्य क्या है, ये मुंडोपनिषद में आपको बताया जाएगा। ठीक है, मांडुक्य उपनिषद में चेतना के जो 4 स्तर हैं वो बताया जाएगा। ओंकार के साथ इनका संबंध स्थापित किया जाएगा, ये मांडुक्य उपनिषद में आप समझेंगे। ऐतरेय उपनिषद में आत्मा की अवधारणा, जीवात्मा, परमात्मा, प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा, ये बताया जाएगा। तैत्तरीय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा, शिक्षावल्ली, आनंदवल्ली, भृगुवल्ली का सारा सारांश, ये थोड़े से बड़े बड़े होते चले जाएंगे उपनिषद। ठीक है, और छांदोग्य उपनिषद, ये आपको जब ये सब पढ़ेंगे ना आप, तो आप कहीं लेक्चर देने जाएंगे, कहीं भाषण देने जाएंगे, कहीं बड़े सभा को संबोधित करने जाएंगे, तो वहाँ में ये आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से। इनमें पूरा लिखा गया है कि भाई कैसे संबोधित करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। जैसे शिक्षावल्ली है, शिक्षावल्ली में आप पढ़ेंगे कि जब लोगों के बच्चों की शिक्षा पूरी होती है तो उनको क्या उपदेश दे के बाहर भेजा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको समझेंगे। फिर है छांदोग्य उपनिषद, इसमें ओम का ध्यान बताया गया। छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत के बारे में बताया गया, शांडिल्य विद्या के बारे में बताया गया है, बृहदारण्य के उपनिषद के बारे में बताया गया। फिर अगला उपनिषद जो है, इसमें आत्मा और ज्ञान योग की अवधारणा को बताया गया, आत्मा और परमात्मा का एकत्व बताया गया है। ऐसी श्वेतावस्त्रोपनिषद बताया गया है कि द्वितीय अध्याय का शुरुआत की गई है। इसमें ध्यान योग की विधि क्या है, महत्व क्या है, स्थान क्या है, प्राणायाम का क्रम क्या रहेगा, लक्षण क्या है, ये सब बताए गए। अष्टोध्याय क्या है, परमेश्वर का स्वरूप क्या है, उसकी महिमा क्या है, भागवत प्राप्ति के उपाय क्या है, मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। ये 11 उपनिषद आपके एकादश उपनिषद नाम की किताब आती है, उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये गीता प्रेस की भी आती है, वो भी खरीद सकते हैं। बाकी ईशादी 9 उपनिषद नाम से भी आती है, तो उसमें 9 उपनिषद मिलेंगे, 2 आप अलग से खरीद सकते हैं। लेकिन एकादश वाले उपनिषद की किताब में सारे 11 के 11 मिल जाएंगे आपको। इसके बाद जो योग के उपनिषद कुछ हैं, जैसे ध्यान बिंदु उपनिषद, ये अलग से आपको पढ़ना है। इसके कहीं कहीं पॉइंट मिलेंगे, एक जगह से ऐसी किताबें कम हैं, मिल जाएं तो अच्छा, कहीं से देख लेना, किसी प्रकाशन की निकलती होंगी। बाकी जो ये निकलती है ना 108 उपनिषद है मेरे पास, है ये ना। ठीक है, इसमें है 108 उपनिषद, ये पूरा 108 उपनिषद की किताबें हैं। ये 3 वॉल्यूम में है और तीनों वॉल्यूम में सारे उपनिषद 108 के 108 इसमें मिलेंगे आपको। ठीक है, ये आपको चाहो तो खरीद लो, चाहो तो नहीं खरीदो, अगर इसको ज़्यादा अच्छे से। हाँ जी, आपके पास जो बुक, हाँ, राइटर पब्लिकेशन कौन सी? ये श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, देव मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, भगवती देव शर्मा। और ये पब्लिकेशन है युग निर्माण योजना, इन्हीं का पब्लिकेशन है मथुरा से। ठीक है, तो इसमें सारे उपनिषदों की बात की गई है। तो जो जो आपका सेलेक्टिव उपनिषद है वो इसमें से पढ़ सकते हैं। ये एक किताब का मूल्य इसमें क्या है बता देता हूँ। 425 रुपये, मतलब लगभग आपका 1200 रुपये की 3 किताब आएंगी। ये तो खरीदना चाहो खरीद लेना, नहीं तो हम तो पढ़ा ही देंगे, हम तो इसमें पढ़ाएंगे ही। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। हेलो, कहाँ हो? क्लास चल रही है, मैसेज तो पढ़ लिया करो, तुम भी तो ग्रुप में हो।
अच्छा, ओहो, मैंने देखा नहीं, अभी मैं बात कर, ये कह रही हूँ प्रदीप, हम्म। राखी पास्ता खाने को कह रही है इसको, राकेश को बोल के पास्ता। ठीक है, मैं तुम भी वो बोल दो ना, नीचे वही बोल देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर है आपका ध्यान बिंदु उपनिषद, जिसमें ध्यान योग का महत्व, प्रणव का महत्व, ईश्वर का मतलब, प्रणव ध्यान की विधि बताई गई है। नादानुसंधान आप देखेंगे, इसके जो हठ योग प्रदीपिका में है उसके बारे में इसमें बताया गया। आत्मदर्शन, उसके द्वारा, नादानुसंधान के द्वारा आत्मदर्शन का साक्षात्कार कैसे हो, ये उसमें बताया गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये समझ लेना है। फिर है आपका चौथा यूनिट शुरू हो जाएगा, जिसमें योग कुंडलीय उपनिषद बताया गया है। इसमें प्राणायाम सिद्धि के उपाय बताए गए हैं। प्राणायाम सिद्धि के उपाय क्या हैं, प्राणायाम के भेद क्या हैं, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय क्या हैं। मतलब आप ये सिलेबस पढ़ के आप समझिए कि बड़े से बड़े, मतलब जो ऊपर ऊपर स्टडी करते हैं योग की, और जो ऊपर ऊपर सिर्फ आसनों पे फोकस करते हैं, उनसे बहुत ऊंचे लेवल पे आप खुद ही योग टीचर बन जाएंगे, सोचिए। ठीक है, और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय। फिर है योग चूड़ामणि उपनिषद, योग के 6 अंगों का वर्णन इसमें किया गया है। प्राण प्रत्येक के फल बताए गए, उनके क्रम भी बताए गए हैं, और ये सब यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आते हैं। त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद, ब्रह्मोपनिषद, ठीक है। अष्टांग योग, कर्म योग, ज्ञान योग का इसमें वर्णन किया गया है। योग तत्वोपनिषद, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इनकी अवस्थाएं क्या है, आहार क्या है, दिनचर्या क्या है, योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण क्या है, सावधानियां क्या है, ये इसमें उल्लेख किया गया है। सर जैसे विवेक चूड़ामणि जो उपनिषद है, तो ये विवेक चूड़ामणि से रिलेटेड ही हो, लिया है क्या वहां से कंटेंट? हाँ, उससे संबंधित है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने बताया है। ये तो मैंने डाली भी है ना किताब, उसमें ऑडियो डाली है यूट्यूब पे अपने, आपको उसको सुन लेना, पूरी किताब डाली है। ठीक है। नाद बिंदु उपनिषद, हंस विद्या क्या है, ओमकार की 12 मात्राएं, प्राणों के विनियोग का फल क्या है, नाद के प्रकार, नादानुसंधान साधना, मनोलय स्थिति। योगराज उपनिषद में मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, 9 चक्र, उनके ध्यान की प्रक्रिया और फलश्रुति, कितना विस्तार से इसमें बताया गया है, आप मतलब सोच भी नहीं सकते। तो ये आपका पहला पेपर है, बहुत ही अच्छा है। इसमें लिखा भी है कि कौन कौन से उपनिषद, 10 उपनिषद हैं। शंकर भाष्य गीता प्रेस का आता है, ये शंकर भाष्य किया गया। ईशानोदय उपनिषद बताए गए हैं, गीता प्रेस का आता है। 108 उपनिषद भी जिक्र है इसमें, जो मैंने किताब दिखाई आपको। और बाकी जो और भी किताब है इसमें उपनिषद की मेरे पास, ये सारी किताबें हैं ही। ईशादिनो उपनिषद ये वाली किताब है, ठीक है। ये इसमें सारे उपनिषद लिखे भी हैं ऊपर। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, श्वेतावस्वर उपनिषद, ये सब उपनिषद इसमें है। बृहदारण्यक तो बड़ा उपनिषद है, वो अलग से आ जाता है, बृहद है ना, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। इस तरह से सारे उपनिषद के बारे में इसमें, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद अलग से लिखा हुआ देगा, गीता प्रेस के 2 उपनिषद ये अलग। योग रहस्य, कामाख्या कुमार, 9 प्रिंसिपल उपनिषद, बिहार स्कूल ऑफ योग, इंट्रोडक्शन उपनिषद, किसी को इंग्लिश में समझना है तो ये आपके किताब भी छपी है, कौन सी आपको लेनी है कौन सी नहीं लेनी वो आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका दूसरा पेपर आता है, ये तो आपका मनानुसंधान और सांख्यिकी से रिलेटेड है। जो योग रिसर्च वाला टॉपिक है वो तो मैं बताऊंगा, स्टैटिक्स वाला टॉपिक दूसरे सर रहेंगे, श्रीकांत सर, वो आपको समझाएंगे। तो पूरा यदि आपने उनकी क्लास ले ली तो सांख्यिकी का एक भी प्रश्न आप छोड़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए अच्छे से उसको आप कर लेंगे, ठीक है। और पहला जो शोध का स्वरूप क्या है, समस्या क्या है, शोध का अर्थ क्या है, विशेषता क्या है, शोध के प्रकार कौन कौन से, दार्शनिक शोध, मनोवैज्ञानिक शोध, प्रयोगात्मक शोध, शोध योग में शोध की आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, समस्या क्या है, समस्या होगी तभी तो शोध करेंगे, स्वरूप, शोध का प्रकार, ये सारी, परिकल्पना, हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं, प्रतिदर्श चयन मतलब नमूना चयन, प्रदर्श संग्रह, इनकी विधियां, परिकल्पनाओं का स्वरूप, ये सब इसमें आपका आएगा। ये 3 टॉपिक तो आपके ये रहेंगे शोध से रिलेटेड। चर, प्रयोगात्मक नियंत्रण, ये धीरे धीरे यहाँ पे आपका चरों का निर्माण, वेरिएबल्स वगैरह जो बनते हैं वो आएगा। थोड़े इसमें क्लिष्ट हिंदी है, इसको थोड़ा इंग्लिश में चीज़ों को समझ के करते चले जाएंगे। मतलब इसकी जो अनुसंधान की जो हिंदी है ना, वो थोड़ी क्लिष्ट होती है, क्लिष्ट का मतलब थोड़ी कठिन होती है,
उसके मीनिंग समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए जो पहला पेपर है बड़ा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, यदि कोई हिंदी मीडियम बच्चा है। इंग्लिश में भी ऐसे ही टर्म होते हैं, तो दोनों को समझ लेना ही ज़रूरी होता है। इसलिए जो टर्मोलॉजी आएगी इसमें, उस टर्मोलॉजी को आपको हिंदी में और इंग्लिश में उसका मीनिंग अच्छे से स्पष्ट तरीके से आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है, ताकि आपका कहीं कन्फ्यूजन ना रहे। तो प्रयोगात्मक नियंत्रण, शोध विकल्प क्या है, प्रतिवेदन क्या है, नियंत्रण की विधियां क्या हैं, फिर सांख्यिकी आ जाएगा आपका इसमें, मापन का, सांख्यिकी का अर्थ, अनुप्रयोग, मापन की या केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे आ जाएंगे, जैसे मध्यमान, मीडियन, मोड, ठीक है, बहुलांक की गणित विधियां, विचलन, प्रसार आ जाएगा, रेंज जिसको बोलते हैं। तो ये सारा फिर मतलब मैथमेटिकल सिस्टम है सारा, थ्योरी भी है इनकी, मतलब डेफिनेशन भी है और साथ में इनका कैलकुलेशन भी है, तो उसको भी आप समझेंगे। फिर भविष्य कथन और अनुमान, प्रतिगमन, समीकरण क्या है भविष्य के, जैसे हमने किसी कैलकुलेशन किया कि भाई यहाँ पे सपोज 100 लोगों को आपने, जैसे मैंने बताया योग के बारे में जानने की इच्छा हुई कि भाई 100 लोग, इस कॉलोनी में 100 लोगों का सर्वे किया, 100 लोगों में से हमने देखा कि 100 के 100 लोग जानते हैं योग के बारे में, ये भी जानते हैं कि स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन उनमें से 50 लोगों ने ये बोला कि भाई हम नहीं करेंगे, ये मतलब बुजुर्गों का काम है, इनको क्या करेंगे, इनको करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो खाए पिएंगे, मज़े करेंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इन 50 लोगों में आप एक डॉक्टर की दुकान खोल लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ आगे आने वाले समय में बीमार होने वाले हैं ये लोग, ठीक है, इनको डायबिटीज़ होगी, इनको मेंटल स्ट्रेस होगा, इनको ये समस्याएं होंगी, बीपी की प्रॉब्लम होंगी, ये जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ तो भविष्य का आप मतलब वो दे सकते हैं, ठीक है। मान लिया किसी ने सर्वे किया, भाई पुलिस ने सर्वे किया कि यहाँ पे इस कॉलोनी में कितने लोगों के पास लाइसेंस हैं, हथियार हैं, तो अगर 100 लोगों में से 60% लोगों के पास लाइसेंस हुआ तो पुलिस को निश्चित हो जाएगा कि यहाँ 60 के पास लाइसेंस हैं तो 40 के पास वैसे भी बंदूकें होंगी और इन 60 के पास भी अलग से भी हथियार होंगे। इसका मतलब यहाँ पे ये संवेदनशील इलाका है, इसलिए यहाँ पे झगड़ा होने की उम्मीद फ्यूचर में रहेगी, इसलिए उस तरह से नियम लगाए जाएं, ठीक है। तो इसलिए आप सर्वे करके और एनालाइज करके भविष्य का भी पता लगा सकते हैं और वो होगा ही होगा। इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चनेयर होता है, किसी से क्वेश्चन पूछिए तो आप क्वेश्चन से तरीका पता लगा सकते हैं कि भाई मतलब जैसे पार्टी वाली भी बात करें तो विचारधारा समझ लीजिए कि किसी से 10 एक पैसे क्वेश्चन बनाइए, 100 क्वेश्चन ऐसे बनाइए, 50 क्वेश्चन ऐसे बनाइए जिनसे ये पता लगा लें कि भाई ये किस पार्टी की विचारधारा को पसंद करता है। उससे कुछ पूछना नहीं है आपको कि भाई किस कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है या कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट करता है या मतलब बीजेपी को सपोर्ट करता है, तो आपको उसके क्वेश्चन से आंसर से आप पूछेंगे भी नहीं, वो आप डिक्लेयर कर देंगे कि यू आर द कॉकरोच पार्टी पर्सन, ठीक है, या यू आर द बीजेपी या यू आर द कांग्रेस पार्टी पर्सन। आपको उससे आवश्यकता नहीं और कुछ पूछने की, कभी पूछे भी नहीं कभी किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बस आप क्वेश्चनेयर बनाइए, सिंपल सी बात है। तो ये और कौन कितना कट्टर है, कौन कितना उदार है, कौन कितना लिबरल है, कौन कितना, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सब आपको समझ आए। इस ऐसे ही योग में भी भविष्यवाणी की जा सकती है, ऐसे योग में भी कल्पनाएं की जा सकती हैं, परीक्षण किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सर वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड लग रहा कंटेंट है जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना सिविल सर्विसेज में है उससे रिलेटेड ही है कि मतलब डाटा एकत्रित करना, रिसर्च। हाँ उससे तो खैर वो तो सब्जेक्ट लोगे तो उससे रिलेट करता है, बाकी सब्जेक्ट से रिलेट उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट लोगे आप तो उससे तो कंप्लीट रिलेट करता है, लेकिन ये करता है आपका यूजीसी नेट के पहले पेपर से रिलेट, फर्स्ट पेपर से कंप्लीटली, ठीक है। सिविल सर्विस में तो यदि आपका उसमें होगा पेपर तो होगा, बाकी तो एक दो क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि जो जो पब्लिक एड में एथिक्स में पेपर नंबर 4 पे होता है ना कि डाटा कलेक्शन के लिए हाँ आपको वो तो जहाँ भी डाटा कलेक्शन होगा वहाँ साइन स्टैटिस्ट होगी अपने आप ही, ठीक है, और ये तो सब में एक जैसी होगी, जो स्टैटिक्स है वो सब में एक जैसी होती है, ठीक है ना। तो ये लेकिन जो हम योग के रिलेटेड, क्योंकि योग में अनुसंधान और सांख्यिकी का टॉपिक है आपका, तो ये ज़्यादातर रिलेट करेगा योग से, और योग के जो यूजीसी नेट का पेपर होता है फर्स्ट उससे, उनमें सब में काम करेगा, ठीक है, ये है।
अनुसंधान की विधियाँ में किताबें लिखी हुई हैं, कोई सी भी आप किताब ले सकते हैं, पढ़ाएंगे तो हमें ही कुछ कुछ चीज़ों को अच्छे से। फिर व्यवहारिक योग आ गया, देखो इसमें अपने आप ही आ गया लिखा हुआ, व्यवहारिक योग का अर्थ स्वरूप, बालकों किशोरों के लिए योग अभ्यास, महिलाओं के लिए अनियमित प्रदर, गर्भावस्था, प्रसव के उपरांत, मेनोपॉज, हार्मोन संतुलन, प्रशासन, पुलिस, सैनिकों के लिए उपयोगी, खेल वालों के लिए, कॉरपोरेट के लिए, ये सब वही जो मैंने बताया आपको, वो सब इसमें ही आपका आ जाएगा। तो इसको तो अलग से भी किताब पढ़ लेंगे तब भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बाकी चीज़ें नई जानने की मिलेंगी आपको, वो उसमें आपको ज़्यादा आनंद आएगा। जैसे ये बड़ा टॉपिक है, आप देख लेंगे इसका टॉपिक का इसमें देखिए 5 टॉपिक है, लेकिन 5 कितने में ख़त्म हो गए हैं। और यहाँ जो 5 टॉपिक हैं जो योग में शिक्षण विधियाँ हैं, ये आपका बहुत बढ़िया टॉपिक रहेगा। इसमें आपको बहुत अच्छी से जानकारी होगी चीज़ों की, टीचिंग मेथडोलॉजी यानी योग, ठीक है। तो ये आपका योग में शिक्षा में योग, तनाव, योग शिक्षा की प्रमुख विशेषता क्या है, योग शिक्षा के कारक, गुरु शिष्य परंपरा, योग शिक्षा का महत्व, मूल्य परक शिक्षा, परिभाषा, मूल्यों के प्रकार, मूल्य आधारित शिक्षा क्या है, तनाव प्रबंधन हेतु योग, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें, उत्प्रेरणा, तनाव प्रबंधन, श्वास प्रश्वास, शवासन, योग निद्रा, प्राणायाम, ध्यान, योगी जीवन शैली, तनाव पर प्रभाव, योग और व्यक्तित्व विकास इसमें आएगा, ठीक है। अष्टांग योग, व्यक्तित्व विकास और पंचकोश, एकाग्रता में बाधाएं, भारतीय दर्शन में सृजनात्मकता की अवधारणा, ये सब शिक्षण और सीखना भी आ जाएगा इसमें। जो साइकोलॉजी आपने पहले पढ़ी है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। आपका शिक्षण और सीखना का संबंध, शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण के स्तर क्या है, आयाम क्या है, योग शिक्षक के गुण क्या होने चाहिए, सीखने के लिए यौगिक स्तर, विद्यार्थी, शिष्य और मुमुक्षु, अलग अलग तरह के लेवल पे किन किन को आप कैसा सिखाएंगे, शिक्षण की विधियाँ, क्षेत्र, जिनको मतलब मोक्ष प्राप्त नहीं करना तो उनको तो आसन में ही धकेलोगे आप, उनको तो अध्यात्म की तरफ लेके भी नहीं जाओगे, सिंपल सी बात है। उनको तो जिम्नास्ट बना दोगे आप, ठीक है। एक हाथ पे खड़े होना, एक उंगली पे खड़े होना, सिर के बल चलना, घूमना लट्टू की तरह, ये सब सिखा दोगे आप, ठीक है। जिनको मोक्ष से कोई मतलब नहीं है, जिनको सिर्फ दिखावे से मतलब है, तो इस तरह से आप इसमें पढ़ेंगे। और कैसे क्लास का बैठक व्यवस्था क्या होनी चाहिए, आवश्यकता तो क्या हो जाए, क्योंकि इसमें जब आपका ये कहाँ काम आएगा, जब आप पाठ योजना बनाएंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, उसमें ये काम आएगा आपका। उनकी भावनाएं क्या रहती हैं, ठीक है, वो डेवलप करनी है, तो ये आपका इसमें आ जाएगा। हाँ जी बोलो। सर मैं ये कह रहा था, जैसे अप्लाइड योग का जो सब्जेक्ट है, हाँ तो जो पब्लिक सिविल सर्विस में इंटरेस्ट रखने वाले पर्सन के लिए तो ये अच्छा है ना सर? हाँ Applied योग। बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो वो तो ले बल्कि सकते हैं ना? वो तो अपने डिपार्टमेंट में जब अगर चयन हो जाए उसका, तो अपने डिपार्टमेंट में भी बहुत सुधार कर सकता ना उससे वो। ठीक है। और जो उसके एरिया में, क्षेत्र में जो कॉलोनीज हैं, उसके ज़िले में जो चीज़ें हैं, उनमें वो लागू कर सकता है, डीएम बन के या एसडीएम बन के, जिस लेवल पे उसका सिलेक्शन होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी वो काफ़ी अच्छा प्रश्न का उत्तर दे सकता है यूपीएससी। इसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी है, तो जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है वो सारी चीजें, तो मेरे को लगता है कि वो सब्जेक्ट भी आप सेल्फ ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ठीक है। हाँ, जो एमबीए वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, मतलब है तो सब सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन और ज़्यादा जानकारी मिले तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, योग और शारीरिक शिक्षा, इसमें भी आप देखेंगे शारीरिक शिक्षा का अर्थ, प्रैक्टिस, अभ्यास, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, ये सब इसमें ये सब बताया गया है। दक्षता घटक, लचीलापन क्या है, लचीलेपन के विकास की विधियाँ क्या हैं, गति, चाल, त्वरण, योग्यता, प्रचलन, ये सब उसमें मतलब जो उसमें फिजिकल एजुकेशन में आता, सब ये आएगा उसमें आपका, ठीक है। मतलब फिजियोथेरेपी टाइप का सिस्टम इसमें रहेगा योग के थ्रू। और सर उसमें कोर सब्जेक्ट है ना, जैसे एक पूरा झुकाव देखा जाए तो शिक्षा की ओर ज्यादा है, हाँ एजुकेशन पे। हाँ, एजुकेशन पे फोकस, इसलिए तो 2 ऑप्शनल दिए ना, इसलिए आपको मतलब आपकी इच्छा है, आप इधर जाएं या उधर जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर छठा आपका आ जाता है, मतलब प्राकृतिक चिकित्सा वाला आ जाता है। इसमें है ही वो सारा प्राकृतिक चिकित्सा का बात की गई है। प्राकृतिक इतिहास क्या है, सिद्धांत क्या है, रोग के मूल कारण क्या है, जीन क्या है, तीव्र क्या है, विजातीय विष सिद्धांत क्या है, उभार सिद्धांत क्या है, जीवन शक्ति, जल चिकित्सा के बारे में, मिट्टी चिकित्सा के बारे में, और आकाश चिकित्सा के बारे में, अभ्यंगम, परिभाषा, इतिहास, अभ्यंगम का विभिन्न अंगों का प्रयोग, विधियाँ, सामान्य घर्षण, थपकी, मसलना, दलना, कंपन, बोलना, चहलाना, झकझोरना, ताल, मुक्की, चुटकी, ये सब ये जो अभ्यंग में प्रयोग होते हैं, एक वीडियो डाला भी है हमने, और भी
है डाल देंगे। तो यहाँ अभी क्योंकि हमने पंचकर्मा का कोर्स शुरू किया है ना 20-20 दिन का, एक जिनके पास पहले से कुछ है, जिन्होंने कोर्स किया हुआ, उनका फिजिकल मतलब अच्छे प्रैक्टिकल करना, तो उसके लिए हमने यहाँ कोर्स शुरू किया हुआ है अभी पंचकर्म का। ठीक है, तो पूरा पंचकर्म का कोर्स कराते हैं, प्रैक्टिकल कराते हैं पूरा। तो जल उपवास, रसोपवास, फलोपवास, एक आहार उपवास, ये कौन कौन से उपवास आपको प्रयोग कर, मतलब सबसे बढ़िया है कि यदि आपका पेट वेट खराब है, सिस्टम खराब है, तो आप उपवास कर लें, उसमें आप एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। और इसमें ये सारी किताबें, बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई हैं, किसी भी किताब से आप ले सकते हैं। मेरे पास तो एक बहुत मोटी किताब है प्राकृतिक चिकित्सा की, जिसमें सारे सिद्धांत दिए गए हैं। ये वाली किताब भी आप लेंगे अगर किसी को उसमें जाना। ये है, देखो कितनी बड़ी, वृद्ध प्राकृतिक चिकित्सा, ये देखिए कितनी मोटी किताब है। ठीक है, तो इसका प्राइस क्या होगा सर? प्राइस तो किताब के हिसाब से प्राइस तो पूछना नहीं चाहिए, 700 रुपये है वैसे। ठीक है प्राइस के हिसाब से किताब खरीदोगे तो कैसे पढ़ पाओगे बताओ। राइटर राइटर ये तो मुझे दी थी किसी आयुर्वेद बाबा ने दी थी, देखो उनके द्वारा भेंट की गई, लिखा भी इस पे, दीपक स्वामी अमृतानंद बाबा द्वारा भेंट। डॉक्टर ओम प्रकाश सक्सेना लेखक हैं इसके। सर एक बार बाहर से इसकी पिक दिखा दीजिए, वही स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ ले लीजिए, यूट्यूब पे भी दिखा रहा हूँ, यहाँ भी दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, हो गया। ये सबसे बड़ी किताब है। इसमें से अब मैं कुछ कुछ वीडियो भी बनाने शुरू करूँगा आप लोगों के लिए, इसी किताब को आधार मान के, ताकि आपको एजुकेशन भी रहे और जानकारी भी रहे। सर ये आप उन तीनों की भी फोटो दिखा देंगे सर, जो आपने अभी उपनिषद के बारे में दिखा रहे थे, जो 475 के थे। हाँ ये वाला, ये तो ये रहा, लो जी। दिख रहा है, सही चमक रहा है। हो गया, हाँ जी आ गई सर आप। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। अब इसमें लिखा द्वितीय सेमेस्टर के अतिरिक्त अन्य अभ्यास लिखा है 307। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के साथ साथ आपका तीसरे सेमेस्टर को भी इसमें जुड़ जाएगा तीनों। इसमें कुल 15 आसन बताए गए हैं, और 15 आसन तभी होंगे जब आपके पहले 2 प्रैक्टिकल के आसन हो जाएंगे अच्छे से, तभी इन आसन को कर पाएंगे। वहाँ ढीले हैं या वहाँ नहीं कर पा रहे तो यहाँ भी नहीं कर पाएंगे, सिंपल है। ठीक है, इसलिए इन 15 आसनों को आपको अच्छे से, पद्म सर्वांगासन, शीर्षासन, एक पाद स्कंद आसन, टिटिवासन, शीर्ष पाद अंगुष्ठासन, गुप्तासन, पद्म वक्रासन, पूर्णुष्ठासन, मयूरासन, तौलांगुलासन, वातायनासन, गौरासन, संकटासन, विभक्त पश्चिमोत्तानासन, एक पाद राजकपोतासन। हालांकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजीली थोड़े थोड़े प्रैक्टिस से हो जाएंगे ये सारे आसन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन पहले आसन कर लोगे तो ज़्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी हो जाएगी, ज़्यादा माइंड सेट तैयार हो जाएगा और आप इजीली कर पाएंगे। इसलिए रोज़ कम से कम 1 घंटा तो आप रोज़ दें ही आसनों को, रोज़ देना आपको। ठीक है, यदि आपको सच में ही MA करना है, और यदि सिर्फ सर्टिफिकेट इकट्ठा करना तो वो तो बात अलग है। ठीक है, वो तो फिर चाहे कुछ करो ना करो, थोड़ा रगड़ रगड़ के पास हो भी जाओगे, बैक भी आ गई तो फिर अगली बार पास हो जाओगे, तो वो तो बेकार की बात है, उसको फिर करने का कोई फ़ायदा नहीं। समय और पैसा व्यर्थ मत बर्बाद कीजिए, करना है तो सीख लीजिए अच्छे से, जीवन भर काम आने वाली चीज़ें हैं, ये तो लाइफ का विषय है, जीवन का विषय है। 3 प्राणायाम है इसमें, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। 2 षटकर्म ज़रा इंपॉर्टेंट है इसमें, थोड़े से ध्यान रखिएगा। दंड धोती है, ये भी आपको सीखनी है। नौली है, ये भी आप थोड़ा सा अपना पेट को थोड़ा सा ठीक करना शुरू करेंगे, अग्निसार क्रिया करेंगे, उद्यान बंद लगाएंगे, धीरे धीरे फिर लेफ्ट नौली, राइट नौली, मध्यम नौली हल्की सी निकालनी शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे फिर वो आप उसको चर्निंग भी कर सकते हैं। अग्निसार के साथ आपने क्या बताया सर? अग्निसार उद्यान बंद की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। उद्यान बंद आपका पावरफुल तरीके से लगना चाहिए, मतलब एकदम पेट पिचक जाना चाहिए, कमर से लग जाना चाहिए, इतना ज़्यादा उसका तरीका आना चाहिए आपको। ठीक है, वस्त्र धोती और त्राटक भी आपका आसान रहेगा। वस्त्र धोती, दंड धोती थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कराएंगे हम अभी अक्टूबर में। हम एक शिविर करेंगे, अक्टूबर के महीने में शिविर करेंगे, याद रखिएगा सब लोग। तो अक्टूबर में आप लोग आइएगा, उसमें हम ये सारे षटकर्म कराएंगे, सारे आसन कराएंगे, सारे षटकर्म कराएंगे, सारी मुद्रा जितनी भी रहेंगी
शुरू से आखिर तक की ये भी कराएंगे, और इसमें ये वाली जो मुद्रा शक्ति चालनी मुद्रा ये भी कराएंगे। और योग साईं वाले भी आ सकते हैं सर? हैं? साईं वाले आ सकते हैं सर? साईं वाला कौन है? सब जानवी के तो हैं। कॉलेज तो आपका जानवी है, आप साईं में साईं के रजिस्टर्ड हैं। हाँ कोई नहीं, साईं वाले भी आइए, यहाँ तो सब स्वागत है, साईं भी तो अपना ही है, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आए तो ये सारे हम कराएंगे, ठीक है, प्रॉपर सारे कराएंगे। 10 दिन का शिविर लगाएंगे लगभग, ये मान के चलिए 4-5 अक्टूबर से शुरू करेंगे, 10-15 अक्टूबर तक चलेगा, 15 अक्टूबर तक, ठीक है। टाइम बता देंगे आपको, यदि कोई फेस्टिवल ना हुआ उस टाइम, कोई नवरात्रि वगैरह ना हुए तो उसके आधार पर डेट अगर लगाना हो तो अगस्त में नहीं हो पाएगा? अक्टूबर पूरा अगस्त में रक्षाबंधन के आसपास का पूरा टाइम मिल सकता है? नहीं, अगस्त में क्या है ना, जो बच्चे को अभी एडमिशन ले रहे हैं ना, नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, उनको भी साथ बुलाएंगे ना, तो वो अगस्त तक ही एडमिशन हो पाएंगे उनके, देख लेंगे, ठीक है। और फिर मौखिकी इसमें है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हैं। फिर है आपका ये देखिए 6वां 8वां लास्ट वाला जो टॉपिक है, तो पाठ योजना, जैसे प्रैक्टिकल 2 हो गया आपका, तो इसमें पाठ योजना मतलब आपको क्या करना, लेसन प्लान बनाना है। लेसन प्लान में जिसमें आसन, प्राणायाम, षटकर, मुद्रा, बंध, ध्यान, इस पे मतलब एक जैसे एक आसन का लेसन प्लान बनाना है। तो वो आप, हमारे पास बुकलेट है उसकी, या तो हम फोटो स्कैन करके भेज देंगे, तो वो आप तैयार कर लीजिएगा, मतलब उसको स्कैनिंग कॉपी बना के आपको भेज देंगे, तो उसको फोटो कॉपी निकलवा के उसकी एक बुकलेट बना लीजिएगा। तो उसमें बनाया है सब, कैसे लिखना, कहाँ लिखना, कौन सा आसन, ये सारा उसमें लिखा हुआ है एज इट इज़। तो ऐसे 10 लेसन प्लान बनाने हैं आपको। 10 में से जो टीचर को मतलब जो एग्जामिनर आएंगे 2 उनको दिखाने हैं, 10 आपको बनाने हैं। तो कुछ जैसे आसन, प्राणायाम, षटकर, मुद्रा, बंध, ध्यान, इनमें से 5 या 6 चीज़ें ले लेंगे, तो 2-2 पे बना लेंगे आप। तो 2 आसन के बारे में, 2 प्राणायाम के बारे में, 2 षटकर्म के बारे में, 2 मुद्रा बंध के बारे में, 2 ध्यान के बारे में, ऐसे करके 10 हो जाएंगे। फिर शिक्षण विधियाँ, इसमें आपको चार्ट बनाना है, कैसे उसका व्याख्यान होगा, प्रदर्शन विधि होगी, प्रदर्शन अनुक्रिया विधि, निर्देश अनुक्रिया, दृश्य श्रव्य चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, प्रोजेक्टर स्लाइड के द्वारा या ऑडियो टैप के द्वारा इनका शिक्षण कैसे करते हैं। परीक्षा के समक्ष ये सारी वर्णित विधियों के बारे में आपको बताना है, प्रदर्शन भी कर सकते हो। फिर आता है प्राकृतिक चिकित्सा रिपोर्ट बनानी है। छात्राओं को प्राकृतिक चिकित्सा की एक रिपोर्ट बनानी है 15 से 20 पेज की, और विभाग में जमा करनी होगी, मतलब यहाँ इस कॉलेज में जमा कर देनी है, जिसमें जल चिकित्सा के बारे में बनाना है, मिट्टी चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, उपवास, अभ्यंगम का समावेश रहेगा। इन्हीं को जो लिखा है इन्हीं के बारे में बस समावेश कर लेना, और कुछ नहीं। और फिर इस पर मौखिक भी होगा। तो ये आप आराम से इसको कर सकते हैं। ये जो मैंने किताब दिखाई है इसमें तो सब कुछ है, ये सबका बाप किताब है, ठीक है। तो ये बाकी पतली पतली किताब भी आती है, उससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर जैसे ये शिक्षण विधि है, जैसे चार्ट, मॉडल, प्रोजेक्ट, स्लाइड, ये सब स्लाइड्स वगैरह बनानी है कैसे? हाँ, स्लाइड्स यदि आप बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे आपको प्रोजेक्टर पे दिखाना है स्लाइड के साथ कैसे पढ़ाना है, ठीक है, किसी आसन को या किसी क्लास को, जैसे एनाटॉमी क्लास ले रहे हैं, किसी का इंटरेस्ट एनाटॉमी क्लास का तो एनाटॉमी के लिए बना ले वो, किसी की फिलोसफिकल का है तो फिलोसफी के लिए बना लें, किसी का आसन प्राणायाम मुद्रा बंध का उसके बारे में बना लें, मतलब कैसे, या पूरी क्लास का एक पूरा प्रोजेक्ट बना लें कि भाई शुरू से लेके 1 घंटे क्लास लेनी तो 1 घंटे में क्या आप पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, तो उसका आप बना सकते हैं। तो टॉपिक कोई भी हो सकता है ना? हाँ, टॉपिक कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो 10 पार्ट योजना है सर, इसमें जो आप भेजेंगे तो वो एक तरीके से पैम्पलेट है वो? हाँ, टेम्पलेट रहेगा वो, उस टेम्पलेट पे फिल करना, उसको ऐसे ही समझ लीजिए, खुद टाइप भी कर सकते हैं उसको अलग से, और जो मैं भेजूंगा वो ऐसा कैसे प्रिंट लिखना पड़ेगा हैं, प्रिंट करा के सीधा लिखना ही होगा? हाँ बस उसमें सब कुछ फिक्स है पहले से ही, ठीक है, और स्पेस भी छुटा हुआ है उतना। तो उसके 10 कॉपी निकाल लेंगे ना, लेसन प्लान बना लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। 3 थर्ड सेमेस्टर, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, सबको बोलेंगे जो जो थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं उनको सबको कोशिश करेंगे सब क्लास लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कम से कम प्रैक्टिकल पे ऐसा
मतलब पद्मासन ही नहीं पता किसी को, सोचो। ऐसे ऐसे महान लोग आए हैं कि पद्मासन ही नहीं पता क्या होता है। अब इतनी महान तो जो एमए कर रहे हैं, ये तो उम्मीद से परे की बात है कि जो एमए, मतलब एमए का मतलब होता है मास्टर इन योग, ठीक है। अब उसमें भी पद्मासन भी नहीं पता, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो कम से कम सिलेबस पता होना चाहिए आपको अपना, इसलिए सिलेबस की क्लास ली है, इसको बार बार आप देख भी सकते हैं, ठीक है। सिलेबस को अच्छे से समझेंगे। सर ये जो 3 से 2 वाला सब्जेक्ट है सर, इसकी कौन सी बुक लेनी पड़ेगी सर? इसकी आती है नाम, इसी नाम से आती है, योग में अनुसंधान विद्या। सर अगर आपके पास हो तो आप दिखा दीजिए, अगर आपके पास हो तो उसकी फोटो ले लेते हैं। मेरे पास अभी तो शायद नहीं है, लाइब्रेरी में रखी होगी तो वहाँ दिखा दूंगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है। मेरे स्टोर में तो नहीं है लाइब्रेरी में होगी, वो भिजा देंगे आपको। हाँ, ये अनुसंधान की विधियाँ नाम से तो है, ये अनुसंधान की विधियाँ, ये तो सिर्फ विधियाँ आएंगी इसमें, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने अपना इसके लिए ली थी, अब पीएचडी वगैरह के लिए यूज कर की थी, इसलिए ये है, ठीक है। तो आप ये ले लेना, किताब तो सब मिल जाती हैं, और यहाँ दुकान भी है पास में अपने कॉलेज के पास, भारत माता मंदिर के पास, डरोलिया बुक सेंटर।